सक्सेसफुल होने के पहले कौन सा एक लोएस्ट पॉइंट था कि आपको फील हुआ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता? अच्छा, इन 2017 एक्चुअली जो मैंने कंपनी चालू की थी 2012 में, 2017 में मेरे सर व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज in 2026 for the new business owners or entrepreneurs? अगले आने वाले 5 या तो 10 सालों में आपकी कैपेबिलिटी एंड ग्रैबिंग पावर के बेस पे आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। आपको पता है पिछले साल इंडिया ने टूथब्रश का एक्सपोर्ट कितना किया था? इट वाज अराउंड 700 करोड़, राइट? आपको और प्रोडक्ट दिखती नहीं क्योंकि आपने इंस्टाग्राम की रील पे देखा हुआ है। यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कि भाई किसी ने बोला कि इसबगुल आपको मिलता है 300 रुपए किलो में, आप छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करो, ये बिकता है 100 रुपए 10 ग्राम में। ये इतना आसान नहीं है। सर आपको क्या लगता है कौन सी जॉब्स डिसअपियर हो सकती है इन इंटरनेशनल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 years? मोस्टली सीएच। Today we have a very special guest and very successful guest, a very successful entrepreneur, businessman, import-export expert and mentor, Mr. Amit Mulani. He is a founder of Amit Mulani Import-Export Training Academy under भारत उड़ान मिशन। पूरा वीडियो देखना, एक भी बात स्किप मत करना, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। एंजॉय द शो। Welcome Amit sir to the Power Talks and thank you so much for coming here for me. Thank you so much. Thank you, Jugal, for inviting me over here in your Power Talk show, and I'm glad to be here. So I just want to know, and my audience also who are watching you right now, how would you describe yourself? Okay, so myself Amit Mulani, प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, बट 2012 से मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ। मेरी कंपनी का नाम एटलांटिको इंटरनेशनल है। हम लोग 3 सेक्टर में एक्सपोर्ट का काम करते हैं। 2012 से हम लोग मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल में हैं। 2019 से हम बेवरेज एक्सपोर्ट के अंदर है, मिल्क बेवरेज स्पेसिफिकली, एंड 2023 से हम लोग ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर है। इट इज द गोल्ड ज्वेलरी स्टडीड विद द different kind of the stones, right? It might be a diamond or gemstone etc. And recently हम लोग 2 और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी टीम उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च कर चुकी है एंड वी आर लुकिंग आफ्टर दैट। 2016 में मैंने जुगल चालू किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग देना, एंड तकरीबन 10 साल हो गए अभी। तकरीबन अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर सुना है। 15 लाख? यस। मेरे ख्याल से 6000 से ज्यादा लोगों ने मेरे पास ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग ली है, और इनमें से 25% से ज्यादा लोग अभी ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं। मैं ऑफिशियली जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ट्रेनर भी हूँ। साथ में मैं सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि सदर्न गुजरात का सबसे बड़ा चैम्बर है, उसका भी ऑफिशियल ट्रेनर हूँ। एंड मैं एमपी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हूँ थ्रू CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो हम एमपी के जो यूथ है उनको बड़ा ऑफिस मोटिवेट करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ओर। सो ये मेरा जर्नी है। सर टेल मी वन क्लाइंट इन योर लाइफ कि आपने जब से स्टार्ट करा और आज तक आपने बोला 15 लाख क्लाइंट है आपके पास। सो टेल मी द बिगेस्ट। नॉट 15 लाख क्लाइंट, 15 लाख लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्जेक्ट के ऊपर सुना है। ओके सर, तो टेल मी दैट वन पीपल जो आज की डेट में बहुत बड़ा है। मुझे एक नाम पता है ऑलरेडी, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। एक्चुअली ऐसे बहुत सारी स्टोरी है, बट जो मेरे सबसे नजदीक और करीब की स्टोरी है वो है इक्सोरा इंसेंस स्टिक्स। ओके, राइट, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दे हैव टेकन द ट्रेनिंग इन 2017 एंड अभी ये 40 करोड़ के आजू बाजू की कंपनी है जो इंसेंस स्टिक को एक्सपोर्ट करती है। सर आई वांट टू नो दैट कि एज अ बिजनेस स्टूडेंट टिल नाउ, एज अ बिजनेसमैन हु इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, सो ये जर्नी कहाँ से लेके कहाँ तक आई और आगे कहाँ तक जाएगी वो हमें नहीं पता, बट टेल मी दैट स्टोरी दैट बिजनेस स्टूडेंट से लेके बिजनेस ओनर एंड बिजनेसमैन और ये भी सक्सेसफुल। मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ जुगल आपको। एक तो मैं बिजनेस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने किया है इंजीनियरिंग। ओके, so what obvious my background is engineering. I have done my master in civil engineering only. बट जब मैं BE में था ना, बैचलर में, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि मुझे दुनिया के अलग अलग कंट्री घूमने हैं, और ऐसा दिमाग में आया कि ऐसा कहाँ से पॉसिबल है, ऐसा कौन सा बिजनेस है। एंड फिर मुझे क्लिक हुआ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट, कि जिनमें हम दुनिया भर के अलग अलग लोगों के साथ धंधा करते हैं, तो हम दुनिया के अलग अलग कंट्री घूम सकते हैं।
एंड वो जो सीड उस वक्त जो रोपा गया मेरे दिमाग में, उन्हीं की बदौलत ये कंटिन्यू हुआ जर्नी आगे का. इन 2011 आई हैव मेट विथ वन ऑफ माय फ्रेंड एंड हम दोनों ने कंपनी को स्टार्ट किया एंड फिर ये जर्नी जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रही. अभी ये कहाँ पे जाके रुकेगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आई एम एंजॉयिंग अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर जर्नी. सर, जब आप सक्सेसफुल हुए, आपको कब हुआ कि हाँ आई एम नाउ सक्सेसफुल इन दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट उसका आंसर सबके लिए अलग होता है. मेरा आंसर ये है कि जब मुझे ये फील हुआ कि मैं अपनी पसंद की चीजें खरीद सकता हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तब मुझे ऐसा लगा कि आई एम सो मच सक्सेसफुल. एग्जाम्पल, लाइक आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच एंड मान लो कि उनका वैल्यू जो है वो 40,000 रुपीज है. ओके. और मुझे एक बार भी सोचना ना पड़े कि ये अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे बाकी के फाइनेंशियल्स का क्या होगा. तो दैट्स व्हाट द सक्सेस फॉर मी, राइट. अभी अगर उसके फंडामेंटल पैरामीटर को हम समझे तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग दैट कि फैमिली हैप्पीनेस इज एट द टॉप. एंड जब आपकी फैमिली हंसती दिखती है आपको तो आप सक्सेस है, सफल है. एंड मेरी सफलता इसी में छुपी हुई है. तो मैं जितना अभी कमा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर इतना नहीं है. सो आई एम अर्निंग डिसेंट एंड आई एम सो हैप्पी विथ माय लाइफ. सर, टुडेज जनरेशन ऑलरेडी फील दैट सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, बट सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है, बट लोगों को वो नहीं दिखती. सो आई वांट टू नो दैट सक्सेसफुल होने के पहले कौन सा एक लोएस्ट पॉइंट था कि आपको फील हुआ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता? अच्छा, इन 2017 एक्चुअली जो मैंने कंपनी चालू की थी 2012 में, 2017 में मेरे बाकी जो पार्टनर्स थे, मतलब वहां पे हमारी कंपनी ब्रोक हो गई, राइट. और मतलब दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी जगह पे थे ऑलरेडी, एंड दे वांट टू मूव अहेड विद देयर ओन पैशन. एंड बट ऑब्वियस मुझे इस तरफ मूव करना था. तो वहां पे जो कंपनी ब्रोक हुई ना, वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पॉइंट था, बिकॉज वहां से आगे रोज करना, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स की अपनी एबिलिटीज होती है, अचानक से वो एबिलिटी निकल जाए तो आपकी विंग कट हो जाती है, ऐसा फील होता है. एंड वो जो फीलिंग थी वो डिवास्टेटेड. So how many team members are there in your team right now? Right now around 23 people. 23 people. Yeah. In that export import business. Business. Sir, many students or many business owners who are coming into this business. So वो लोग एक्चुअली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में से आने से पहले कोर्सेज लेते हैं क्योंकि सीख पाए बिजनेस, बट वो सक्सेस नहीं हो पाता. उसका रीजन क्या है? देखिए, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका मैं डिटेल में थोड़ा आंसर देना चाहूंगा. आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा. ऑफ कोर्स. सबसे पहली बात ये होती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस ये लोकल बिजनेस की तरह नहीं होता. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मतलब आप दूसरे कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हो. यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट, कि जब तक आप उनके कल्चर को नहीं समझेंगे, उनकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे और उनकी बात को आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप उनको वो नहीं दे पाएंगे जो उनको चाहिए. तो सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट को सुने और इनकी रिक्वायरमेंट को समझे. मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं. दूसरे नंबर पे, आपने कोर्स कर लिया, इससे आपको एक वो नॉलेज मिला जो आपके पास एक्चुअली होना चाहिए. तो मैं कोर्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाने से पहले आपको कोर्स तो करना चाहिए. ये कोर्स इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है ना, उनको डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है. मैं आपको 3-4 एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. आपका क्लाइंट फॉरेन कंट्री में बैठा है और वो आपसे कुछ माल खरीद रहा है. आपका गुड्स यहां से गया और उसके सामने अगर आपका पेमेंट नहीं आया, तो वो जो आपका रिस्क होता है ना, वो मेजरेबल रिस्क होता है. एंड अगर उसको सॉल्व ना किया जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सो इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसी कौन सी पेमेंट टर्म्स है जो सेफ है आपके लिए, उनको समझना बहुत जरूरी है. लाइक आप 100% एडवांस में काम करें, या तो फिर डीपी में काम करें, जहां पे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, कुछ पेमेंट एडवांस आ जाए, बाकी का आपके डॉक्यूमेंट के सामने. अगर उधारी में देना है तो आप डीए में जाए, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. मान लो कि अगर आपको और भी सेव करना है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेरी गुड ऑप्शन. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, एस्क्रो. तो ऐसी पेमेंट टर्म्स है जो सेफेस्ट है, जिसमें आपका रुपया नहीं डूबता. तो बट ऑब्वियस ये हो गया एक पॉइंट. वैसे सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन. आप जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपको याद रखना जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट सामने वाले कंट्री में भी पहुंचेंगे.
जब डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचते हैं तो उस कंट्री के अंदर अगर वो नॉन कॉम्प्लाइंट साबित हुए तो भी आपका जो कंसाइनमेंट है वो रुक सकता है। ओके। और आपका बायर बोल सकता है कि अगर आपको पता ही नहीं था तो मुझे माल क्यों भेजा भाई, तो ये Sure. पता होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट पे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जैसे कि आपको जीएसटी नहीं लगता, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, रॉड टैक्स मिलता है। रिसेंटली यू नो दैट कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये हमारा फ्यूचर है और आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट को ये बहुत मतलब जबरदस्त बढ़ावा देगा। ओके। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे एंड फिर जनरली यू विल फील दैट कि भाई मैं तो कोटेशन देता हूँ लेकिन सामने वाली पार्टी को ये महंगा पड़ता है। बट ये महंगा नहीं पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो स्मार्ट कोटेशन कैसे बनाए। तो वो समझना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं पे डूबा तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, राइट, उनकी भी मेथड्स है, वो मेथड्स को समझना भी जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड बायर फाइंडिंग। लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। जुगल पिछले साल 2025 के कैलेंडर डेटा के मुताबिक इंडिया से टोटल 11,726 प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुई थी। मैं बात कर रहा हूं 2025 की। 2024 में 11,715 थे, मतलब हमने बढ़ाई है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, राइट। आप मुझे बताओ 11,726 में से आप कितनी प्रोडक्ट के नाम बोल सकते हो? So many. But आप ट्राई पता ही करोगे, नहीं। आप नहीं बोल पाओगे True. क्योंकि आपको पता ही नहीं है। वही पता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द डेटा एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं देखता हूं कि आज की डेट में कोर्स लोग करने के बाद ये काम नहीं करते। ओके। मैं आपको कुछ इसके अंदर भी एग्जांपल देता हूं दैट व्हाट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, राइट। इन 11,726 प्रोडक्ट में से तकरीबन 2500 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ था। 250 करोड़ करोड़ से ऊपर। अभी आप इसके नीचे चले जाओ तो टिल 7,000 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2500 से 7,000 के बीच में आती है जिनका एक्सपोर्ट 10 करोड़ से 250 करोड़ हुआ था। सीरियसली। एंड 7,000 से 11,726 प्रोडक्ट ऐसी जिनका एक्सपोर्ट 1 रुपए से लेके 10 करोड़ हुआ था। अब ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि अगर कोई बंदा आराम से बैठ के उसको एनालिसिस करे तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें से कितनी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही है। आप खाली उसको वर्ल्ड वाइड मार्केट दे दो और आपका काम वहीं पे बन जाएगा। दिस इज व्हाट द नॉलेज वी रिक्वायर्ड। ये लेने के बाद भी एनालिसिस नहीं करना ये एक बड़ा इश्यू है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, बायर को कैसे ढूंढे। बायर को ढूंढना बहुत आसान है, बहुत आसान है, आई मे से दैट। बट ढूंढने के बाद जो कम्युनिकेशन होता है ना, वहां पे हम इंडियंस मार खाते हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी बेचना है और इसलिए हमको जल्दी जल्दी सुनना है। पर एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है और ये मेरा अनुभव है पिछले 14 सालों का, दैट आपका कोई भी बायर आपसे बिजनेस 6 मंथ के एवरेज टाइम में करता है। लाइक आज जुगल ने मुझे कनेक्ट किया तो इसका मतलब जुगल एवरेज 6 मंथ के टाइम में से मेरे साथ धंधा चालू करेगा। तो कोई भी बायर आपसे तुरंत धंधा नहीं करता, रादर कि उसकी रिक्वायरमेंट अभी के अभी नहीं है। वो टाइम लेगा, आपको परखेगा, आपको समझेगा, आपकी बात को सुनेगा। और अगर उसको ऐसा फील हुआ कि आप जेन्युइन है, आपकी बातें क्लीन है, आप कोई चीटिंग के मूड में नहीं है, या आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, तभी जाके आपका बिजनेस उस पार्टी के साथ होगा। और ये पेशेंस जो है ना, वो पेशेंस लोगों के अंदर होता नहीं। और अगर ये नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भूल जाओ, ये नहीं होने वाला। मैं स्पेसिफिक एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इंपोर्ट में तो आपको पैसा देना है तो डेफिनेटली वो तो हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर गेम ये बहुत सिंपल है और ये सीखने जैसा है चाइनीज के पास। क्योंकि चाइनीज अगर आप $500 का भी उसको धंधा देंगे ना, तो भी वो इतना आराम से आपको सुनेगा कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को समझेगा। वो ऐसे ही रॉन्ग कमिटमेंट पे नहीं जाएगा। जबकि अगर कोई $500 का बिजनेस हमारे पास लेके आए और मल्टीपल सवाल पूछे तो हमारा जो मतलब ईगो है वो लाइक हर्ट हो जाता है। हमें लगता है $500 का बिजनेस देना और भाई बार बार क्यों सवाल पूछ रहे हैं, आगे बढ़ो। ऐसे नहीं होता ना, बिकॉज बिजनेस की शुरुआत होती है छोटी अमाउंट से। अगर वो अमाउंट को आपने सफिशिएंट लेवल पे सेटिस्फाई किया बायर को उस अमाउंट के साथ, तो डेफिनेटली वही बायर कल उठ के आपका $5 लाख या $50 लाख का क्लाइंट होगा।
पर क्लाइंट है ना भैया, वो पहले आपको परखेगा तो सही ना। ट्रू। वो पहला ऑर्डर $5 लाख का कैसे दे दे आपको, आप चाहे कोई भी हो। एंड सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपकी ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करें एंड उसके बाद उसके जो स्टेप्स है उनको फॉलो करें, पेशेंस रखे, पैशन रखे और आगे बढ़िए। एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर अगर आप एक्सपोर्ट की यार इंपोर्ट की बात कर रहे हो, सो एंड फॉर एग्जांपल कल इंडिया डिसअपियर हो गया फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, सो व्हाट डू यू थिंक कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बेनिफिट होगी? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सोच हो गई, इंडिया डिसअपियर हो ही नहीं सकता। बट अगर हुआ, लेट्स थिंक अबाउट इट, देन डेफिनेटली छोटे छोटे कंट्री जो कि हमारे साथ मूव कर रहे हैं, इट इज बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, राइट? दीज आर द कंट्रीज जो सबसे बड़े बेनिफिट लेंगे। एंड साथ में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज अभी बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे एंड दे विल गेट द बेनिफिट। सो व्हाट डू यू थिंक कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी है जो शायद बहुत अंडररेटेड है? जुगल, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी अंडररेटेड या ओवररेटेड होना, ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में काम हो रहा है। बट सर कोई तो प्रोडक्ट होगी जो अभी एक्सपोर्ट के लिए कोई अंडररेटेड होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, अंडररेटेड मैं इसीलिए नहीं मानता हूं, मैं आपको इसका एक रीजन देता हूं। अंडररेटेड क्या होता है, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते और उसके डेटा के थ्रू ये नहीं समझते कि इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है, तब वो अंडररेटेड होता है, राइट? अब ये ऐसा भी पॉसिबल है दैट कि कहीं ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज हो जिनका वैल्यू में अगर आप काउंट करें, मतलब उसका पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस, तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता है कि इंडिया के पास ये है, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडररेटेड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। पिछले साल 2025 में हर्बिसाइड्स जो होते हैं, जो कि आपके खेत में जब आप कोई भी अनाज उगाते हैं तो उसके आजू बाजू में जो वीड होता है, जिसको निकालना होता है, उसको निकालने के लिए हर्बिसाइड डाला जाता है। इट इज अ पेस्ट, राइट? ये हर्बिसाइड का एक्सपोर्ट इंडिया से तकरीबन 13,000 करोड़ के आजू बाजू था, राइट? और आपको पता है वर्ल्ड वाइड इसका इंपोर्ट कितना हुआ था? 1,20,000 करोड़। अब आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करो कितना है? 1,20,000 करोड़। 20,000 करोड़। यू कैन चेक इट आउट एनीवेयर, बराबर? दूसरा प्रोडक्ट बताता हूं आपको, पोटैटो। पोटैटो चिल्ड एंड फ्रेश्ड, जिनका इंडिया से एक्सपोर्ट था तकरीबन 970 करोड़। लेकिन वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट कितना था पता है लास्ट ईयर? 52,000 करोड़। और एक और प्रोडक्ट बताता हूं आपको, तीसरा प्रोडक्ट बताता हूं। द थर्ड प्रोडक्ट इज टूथब्रश। आपको पता है पिछले साल इंडिया ने टूथब्रश का एक्सपोर्ट कितना किया था? इट वाज अराउंड 700 करोड़। जबकि वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट का इंपोर्ट कितना हुआ था? 26,000 करोड़। आप मुझे बताओ इन तीन में से कौन, ये टूथब्रश की बात कर रहा हूं, टूथब्रश सिंपल, राइट? इसके अंदर जितनी भी वैरायटी है सब आप इंक्लूड कर दो। अब आप मुझे बताओ कि इन तीन में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम नहीं बना सकते और नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे। एवरीथिंग, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, राइट? तो फिर मार्केट क्यों कैप्चर नहीं कर पा रहे? द थिंग इज दैट कि मैंने अभी आपको बताया तब जाके आपको ये पता चला। आप भी बीबीए के स्टूडेंट है, ठीक है? आपने भी पढ़ाई की हुई है, आप पढ़ाई कर भी रहे हो, लेकिन क्या आपको कभी ये बताया गया है कि ऐसी प्रोडक्ट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं? दैट्स व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। एंड सो मैं ये मानता हूं कि अंडररेटेड एंड अबोव जो भी ओवररेटेड है, इनसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोडक्ट को एनालाइज उस लेवल पे करें। अभी तो मैंने 3 प्रोडक्ट बताया आपको, मैंने बताया आपको 11,726 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए दुनिया भर के अंदर। ये सिर्फ 3 है? ये सिर्फ 3 है उसमें से। You just think about the another product and you will find out the miracle stories around. See, क्या होता है कि जब आपको एक्सपोर्ट करना होता है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले कांदा बटाका वगैरह आता है, राइट? आपको और प्रोडक्ट दिखती नहीं क्योंकि आपने इंस्टाग्राम की रील पे देखा हुआ है। यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कि भाई किसी ने बोला कि इसबगुल आपको मिलता है 300 रुपए किलो में, आप छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करो, ये बिकता है 100 रुपए 10 ग्राम में। ये इतना आसान नहीं है।
आप स्टोरिकली जब एंटर होते हो तब आपको पता चलता है, और उसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है, उसकी साइज समझते हो तब पता चलता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज में अगर आप प्रॉपर मैनर में सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझ ले, मैं मानता हूं एक प्रोडक्ट और एक मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है. मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन. मैं ये रियलिटी बात कर रहा हूँ, और ये पॉसिबल है हाईली. मैं जब यूथ को देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत निराशा इस बात को लेके होती है कि सबको ना सब कुछ जल्दी चाहिए. True. जल्दी कुछ नहीं मिलता दोस्त. मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की, आई एम टॉकिंग इन 2011 अराउंड. इसका सीधा मतलब क्या होता है कि मेरी जब एज आप समझो कि अराउंड 24 थी, तब मैंने शुरुआत की थी. और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सफलता की डेफिनेशन मैंने दी कि मेरा परिवार खुश होना चाहिए और मेरी रिक्वायरमेंट की चीज में ऐसे चुटकी में खरीद पाऊं, तो वो मुझे लगता है कि मैं जब 33 इयर्स का हुआ ना, तब जाके वो समझ हुई. मतलब तब जाके मैं ये समझ पाया कि अच्छा मैं सफल हूं. राइट नाउ आई एम एट 39 इन 2026, राइट. और आज मुझे ये लगता है कि ओके, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ से. नाउ व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट इज फॉर द, वी कैन से, माई सेटिस्फैक्शन, माई पैशन. बिकॉज मैं आपको बताना भूल गया कि आई वॉज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 7 years. तो टीचिंग मेरा पैशन है, और ये सब्जेक्ट को बट ऑब्वियस मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ इतने सालों से. और इसीलिए मैंने इसका जो मेरा टीचिंग का पैशन था ना, उसको मैंने इसमें डाइवर्ट किया. दैट चलो लोगों को ये समझाया कि भैया आपको कितनी बातें नहीं पता है. एक अमित मुलानी ये सब जान के सब कुछ नहीं कर पाएगा. मुझे पता है चलो कि पोटैटो में इतनी अपॉर्चुनिटी है, पर मैं कैसे कर पाऊंगा? आई हैव ऑलरेडी डोमिनेटेड विद द डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, राइट. मेरा एक्सपोर्ट ऑलरेडी 3-4 कैटेगरी में हो रहा है. उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मेरा भी एक लिमिटेशन होता है. सो मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि एग्जैक्टली कितनी अपॉर्चुनिटीज है. और इसलिए जुगल मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल भी चलाया है, amt.india, जिनके अंदर मैं एवरीडे एक ऐसी स्टोरी डालता हूँ जिसमें ये बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंडिया ने इतना किया, वर्ल्ड वाइड मार्केट इतना है. अगर एक भी प्रोडक्ट पकड़ पाए आप, अगर उसके अंदर पूरा अंडर उतरे और पूरा प्रॉपरली काम किया, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल हो सकता है आपको इस बात को लेके, लेकिन फिर आपकी जो जर्नी चालू होगी ना, इट विल गिव यू अ मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ. Sir, if the students or the age of my people, जो मेरी एज के जो अभी है, और उन लोग को अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना है इन 2026 या 2027, हाउ मच अमाउंट दे शुड इन्वेस्ट? दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मैं थोड़ा उसको डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब डिटेल में नहीं जाएगी तो इट विल बी डेफिनेटली नॉट हेल्पफुल टू एनीवन, राइट. देखिए, मैं बोल सकता हूँ कि आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अगर करोड़ों रुपए लगाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है. पहले हम स्टार्ट करते हैं करोड़ों से. लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा. एंड बट ऑब्वियस यू विल स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग, देन यू आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट्स इनटू द वर्ल्ड वाइड मार्केट, एंड उसके लिए आपको टीम वीम लगेगा. तो आपका चाहे जितना पैसा आप बर्न आउट करना चाहे कर सकते हैं. बट मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट बात पे कि जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए, ये मेरी खुद की स्टोरी, आप समझ के चलिए, और ये राइट है मैं जो बता रहा हूँ. सबसे पहले तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस. सो मेरे पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं था. सो मेरा एक फिक्स था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट पे काम करे जो कि मार्केट से इजीली मिल भी जाए और वर्ल्ड वाइड मार्केट इसका अच्छा भी हो. ठीक है. अभी आई हैव आइडेंटिफाइड वन मैन्युफैक्चरर. सो आई हैव स्टार्टेड विद द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट. आई हैव आइडेंटिफाइड द मैन्युफैक्चरर. मैंने मैन्युफैक्चरर से बातचीत की. मैन्युफैक्चरर ने बोला ठीक है सर, आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक में ही काम करते थे ना. आपको पता है कि इंडिया के अंदर 85% MSME जो है उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ज्यादा है, राइट. सो व्हाट इज MSME? MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके. तो इंडिया के जितने बिजनेसेस है ना, उसको MSME के अंदर कन्वर्ट किया है. लार्ज की बात अलग है. अगर आप रिलायंस को ले ले, टाटा को ले ले, दीज आर द लार्ज एंटरप्राइज. बट हम बात करें MSME के बारे में, जिनका 50 करोड़ के आजू बाजू टर्नओवर होगा, मतलब अपर पार्ट पे, राइट. डाउन में आप देखिए, मतलब स्मॉल अगर एंटरप्राइज की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 5 करोड़ के नीचे के जो है वो, राइट. सो ये जो MSME है ना, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर 85% है. नाउ एवरी MSME वांट टू एक्सपोर्ट, बट इनकी 3 चैलेंजेस है. एक तो इनको ये पता नहीं है कि एक्सपोर्ट होता कैसे है.
तो ये बोल सकते हैं कि नॉलेज की नहीं होने की बदौलत ये थोड़ा कहीं ना कहीं झिझकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है तो कैसे करें. इनके पास ऑर्डर भी आते हैं बट टिपिकल है. और आई एम गेटिंग रेगुलर कॉल, बॉस यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव दैट सर, आई हैव द ऑर्डर ऑफ फर्नीचर. मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी पार्टी यूके से है, उसने जो भी बोला उस तरह से डिजाइन में मैंने फर्नीचर बना दिया है. बट अब मेरा प्रॉब्लम ये है उसको यहाँ से भेजे कैसे, उसके पास से पैसा मैं लूँ कैसे. आप समझो, दीज आर द बेसिक थिंग्स टू नो, राइट. इसलिए मैंने ये बोला कि क्लास करना जरूरी है. ठीक है, आप कहां से करें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये जरूर देखिए कि जो करवा रहे हैं उनका नॉलेज क्या है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सेकेंड नंबर पे उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सपोर्ट किया लेकिन पैसा नहीं आया तो फंस जाएंगे, क्योंकि उनको पेमेंट टर्म के बारे में नहीं पता. एंड तीसरा सबसे बड़ा इश्यू हमारे एमएसएमई का कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो लोकल बिजनेस के साथ इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर पाए. क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि एक्सपोर्ट ये बहुत डिसिप्लिनरी मैनर में किया जाने वाला बिजनेस है. इट इज नॉट लाइक दैट कि आज कुछ किया कल छुट्टी कर दी, आज कुछ वापस किया कल वापस छुट्टी कर दी. नो, यू हैव टू गिव योर डेली टाइम. भले आप 2 घंटे दो, 1 घंटे दो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली आपको टाइम देना जरूरी है. अगर आप स्टूडेंट भी है, अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, या आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आप हाउस वाइफ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डेली का 1 घंटा दे सकते हो, दो, बट अपने आप को नर्चर करो. इट विल टेक टाइम, राइट. ये तीनों प्रॉब्लम का बेसिक अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो मर्चेंडाइज है. तो मैंने ये बताया कि आई वांट टू स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट. मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर हूं. मैंने मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट किया. जब मैंने मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट किया तो मैन्युफैक्चरर ने बोला ठीक है अमित भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करो, आई हैवंट एन इशू, राइट. अब देखिए, मैंने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड मार्केट को रिसर्च किया. मैंने आइडेंटिफाई किया कि कितने मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है, वहां पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी रिक्वायर्ड जितनी भी पोटेंशियल वी कैन से पैकेजिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्ट के आजू बाजू में है, उनको समझना ये मेरा पहला काम था. आई हैव डन इट आफ्टर गिविंग आई थिंक 6 months. आई हैव अंडरस्टूड दैट कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट. उसके हिसाब से मेरे पास क्या है, जो मेरे पास था उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी, तो मैंने मैन्युफैक्चरर से रेक्टिफिकेशन करवाया. एंड देन आई केम अक्रॉस विद द मार्केट, जहां पे मुझे पहला ऑर्डर गेन करने में 9 months लगा. 9 months, हाँ. ओके. और उसके बाद 3 महीने में हमने 30 से ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट किए. वो अलग बात है, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया कि ये रिक्वायरमेंट है तो फिर वो बेचना आसान हो जाता है. तो बात ये हो रही है कि स्पेसिफिकली जीरो से स्टार्ट अगर मैंने किया है तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. जो पार्टी वो प्रोडक्ट बना रही है उसका कंपनी होगा, उसका नेम होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा. उसको बोलो आप कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट रेडी करे, वो आई कोड ले लेगा, उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ले लेगा, एंड एवरीथिंग विल बी डन. आपका इन्वेस्टमेंट 2 ही चीजों का है, एक आपका बुद्धि, एक आपका टाइम जो आपने लगाया. मैंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को पकड़ा, उसका वर्ल्ड वाइड मार्केट आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चालू किया, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट दिखना चालू हुआ, डेफिनेटली आई गॉट द इंक्वायरीज एंड आई हैव डन माय बिजनेसेस, राइट. अब मैं तो बात कर रहा हूँ 2011-12 की, बॉस, जब इंटरनेट इतना प्रिवेल नहीं था. आज आप देखो, यू आर विद द 5G, यू आर विद द नंबर ऑफ सोशल मीडिया, you can simply present your product to the world in any corner. मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर हम प्रोडक्ट नहीं दिखा पाए तो कल हमारा वजूद मिट जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर यूजिंग सोशल मीडिया लॉट, बट हम इसका करेक्ट फायदा नहीं ले रहे हैं. अगर उसका करेक्ट फायदा लेना चालू करें तो हम दुनिया के कई कोनों तक ये बता सकते हैं कि बॉस दिस इज इंडिया, जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाता है और जो हमारी कैपेबिलिटी है. सो अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसा ना सोचे कि लाखों करोड़ रुपए होंगे तो ही स्टार्ट होगा. अगर खुद की कंपनी स्टार्ट करनी हो तो 70-75 हजार रुपए के अंदर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है. अगर वो भी नहीं करना है, जीरो से चालू करना है, तो किसी भी मैन्युफैक्चरर जो कि आपकी इंटरेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, उनके साथ कोलैबोरेट मीटिंग करे, उनसे बात करे और उनका एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट संभालना चालू करे. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, योर पार्टी इज कंपैटिबल विथ इट, देन डेफिनेटली आपके नॉलेज पे वो अपना पैसा लगाएगा. So, what are the business opportunities in 2026 for the new business owners or entrepreneurs who wants to come into the business in 2026? Frankly speaking, जुगल, मैं उन बातों पे नहीं बोलता जिसका मुझे पता नहीं हो. True. एंड मेरा ये क्लियर मानना है कि लोगों को सब कुछ नहीं पता होता है, और मैं उन बातों को भी डिसिमिनेट नहीं करता हूं जो बातें मुझे आधी सत्य लगती है.
So I must say that I am doing the business of export, or I can say that a very good opportunity is coming to India in the export and import business, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, बट अभी भी बहुत लार्ज स्केल पे अपॉर्चुनिटीज खड़ी है। अगर आज आप चालू करते हैं ना, तो मेरी बात आप लिख के ले लो, अगले आने वाले 5 या तो 10 सालों में आपकी कैपेबिलिटी एंड ग्रैबिंग पावर के बेस पे आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। इन विच ईयर? इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। इट इज, मैंने बताया आपकी ग्रैबिंग पावर क्या है और आप कितना डेडिकेटेडली उस प्रोडक्ट पे काम करते हो। मैं मल्टीपल प्रोडक्ट की बात भी नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली वन प्रोडक्ट। आप पोटैटो पे काम करो, चलो अगले 5 या 10 साल यू विल बी द करोड़पति। अगर कोई 2026 में बिजनेस खुद का स्टार्ट कर रहा है तो एब्सोल्युटली 2030 तक वो करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट, कैट दिस प्रोडक्ट बिकम 100 करोड़ प्रोडक्ट? देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लाइक लेट्स टेक वन एग्जांपल, जो कि हमने आगे बात ऑलरेडी की थी। पोटैटो, पोटैटो का इंडिया से 970 करोड़ का एक्सपोर्ट है, दुनिया भर के अंदर 52,000 करोड़ का इंपोर्ट है। अभी आप गैप फाइंड का आउट करो, इट इज 51,000 करोड़। 51,000 करोड़ में 100 करोड़ के कितने बिजनेस होते हैं? 510। If you want to become a 100 crorepati, you just be serious about the potato, understand the requirement of the world, True. check out the possibilities to produce that product in India, procurement को समझो और उस प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाना चालू करो। बात खत्म, बॉस, यू आर मूविंग फर्दर विद 100 करोड़। सर आपने 100 करोड़ प्रोडक्ट को बहुत 1 मिनट में समझा है एंड लोग ये 100 करोड़ छोड़ 10 करोड़ की प्रोडक्ट को के पीछे बहुत साल गुजार देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई मस्ट से दैट कोई ऐसे करोड़पति या कोई ऐसे बिजनेस सक्सेसफुल ओनर नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। सो आई डोंट नो कि अभी जो बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं वो शायद ऐसे सोच नहीं रखते। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए मेरी एज 39 है आज, ठीक है। मैं मतलब आप समझो कि जेनजी के पहले की एरा से हूँ। सो मेरी लाइफ की जब शुरुआत हुई थी ना, तब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब वीक था, आप बोल सकते हो वीक था, बहुत वीक था। लाइक मेरे घर में टीवी नहीं था, राइट? तो बट ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-6, राइट? तो मैंने वो देखा है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। True. अब जब मैंने कमाना चालू किया ना, तो उसके बाद इनिशियली तो मेरा ऐसा गोल था कि भाई मेरे घर में जो चीजें नहीं है वो मैं खरीद पाऊँ तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक 2 व्हील भी हो तो आई विल बी सो मच हैप्पी विद दैट, राइट? और मैंने उस जर्नी को देखा है कि मैंने छोटी छोटी चीजों की रिक्वायरमेंट घर में खत्म की, फिर मैंने 2 व्हीलर लिया, मैंने घर लिया या गाड़ी लिया वगैरह वगैरह वगैरह। आज मैं वर्ल्ड के अंदर 1 साल में कोई एक कंट्री घूम सकता हूँ, तो ये मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन मेरी सफलता है, मैं ये मानता हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट, बराबर। देखिए जेनजी का ऐसा है कि इनकी जो मतलब बर्थ है ना, वो उस एरा में हुई जहां पे ऑलरेडी लोगों के पास रिचनेस आ चुकी थी। अब मैं अपने सन की बात करूं तो मेरा सन जब पैदा हुआ तब वो तो बट ऑब्वियस 4 व्हील के अंदर ही पैदा हुआ है। True. वो तो सीधे अपने घर के घर में ही पैदा हुआ है। True. सो जब ये सारी फैसिलिटी लेके आप जन्मे हुए हो ना, तो आपको उनका वैल्यू नहीं होता जो कि डेवलप हुआ है पीछे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होती है कि आप अपने पापा के साथ बैठिए और सोचिए, उनके साथ बात करिए। सो आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू, सॉरी हाँ। कि आपने बोला कि जेनजीज उनकी गाड़ी में पैदा होते तो उनको वैल्यू नहीं थी, बट सर जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू दैट मैं एक अच्छी रिच फैमिली से आता हूँ एंड मैं भी एक था 15, अभी मैं आई एम 20 years old एंड आई वाज अर्निंग फ्रॉम 16 years बिकॉज मैं जब 13-14 साल का था तब मैंने इन माई फैमिली मैंने सिर्फ बिजनेस देखता है। माई ग्रैंडफादर वॉज अ बिजनेसमैन इन माई विलेज, बट माई फादर इज इन बिजनेसमैन। सो मैंने सिर्फ बिजनेस से बात करी है। मैं जब 12-13 साल का था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, वो टाइम से मेरे फैमिली पे मेरे पापा को मैंने बिजनेस में देखा है। तो मैंने कभी ये थॉट नहीं डाला कि मैं पैसे वेस्ट करूँ या पैसे ऐसी जगह डालूँ जो मुझे भी हर्ट करे, मेरे फादर को भी हर्ट करे। सो उस 15 years से लेके अभी तक 5 साल हो गए, मैंने मेरे पापा को उस टाइम देखा था। अभी आई यूज्ड टू टॉक डेली विथ माय फादर अबाउट माय बिजनेस
with him business, everything, loss, profit, everything. I was 16 years old and I'm right now 20. 4-5 साल हो गए I was earning right now and I have made so many my own brands, my team who I pay them. So जो जेंजीज है उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, शायद मैं भी जेंजी हूँ, बट मैं मेरी थॉट वो प्रोसेस नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों में जाऊँ. मैं लोगों को लगता है आई एम जस्ट अ डिजिटल क्रिएटर. आई मस्ट से दैट आई एम नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट राइट नाउ. आई एम नॉट जस्ट अ डिजिटल क्रिएटर और कंटेंट क्रिएटर. I am entrepreneur right now. I own my company. I own with a brand name ARX. So I mean so many things. I'm in my friend's business, my own business. I have invested so much money right now, and मैं उससे भी बहुत I'm doing good, and my family is doing. They are satisfied with my work right now. So Gen Zs सब ऐसे नहीं होते, मैं ये मानता हूँ. सी माय फ्रेंड, एक्चुअली मेरी बात ने आपको इंटरप्ट किया, हाँ, पर मैं उस तरफ ही जा रहा था. हम्म. देखिए, मुझे जनरेशन से कोई गिला शिकवा नहीं है, और क्यों होना चाहिए भाई. ऑफ कोर्स. ठीक है, मैं अपने टाइम पे पैदा हुआ, आप अपने टाइम पे पैदा हुए हो, और आप अगर अपने टाइम पे पैदा हुए तो आपकी बट ऑब्वियस मुझे तो लगता है कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप उसको भुगतो, राइट. अभी मेरा बेटा मेरे पास कार है, और बट ऑब्वियस कि वो कल चल के कहीं पे जा रहा है, तो वो मेरे को बोलेगा कि पापा तो फिर कार क्यों रखा हुआ है. ठीक है ना, आप उसको खाड़ी में फेंक दो. व्हाट आई एम सेइंग इज जुगल दैट Gen Z को ये समझने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हो उसमें गलत कुछ भी नहीं है. आपकी सोच बहुत फास्ट है, आपका दिमाग बहुत फास्ट है. आप, मुझे लगता है i7 प्रोसेसर्स हो, हम लोग तो i3 थे. ठीक है, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज बहुत अलग है, एंड यू आर लर्निंग सो मच थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग. The main thing is because you are learning so fast, you want that कि we become successful so fast. True. पर ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये बात हमेशा याद रखिए कि चाहे जितनी भी पीढ़ियां चेंज हो जाए, बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने के बाद, और उसके बाद वो 9 महीने के बाद वो चलना सीखता है. आप किसी भी बच्चे को ये नहीं बोल सकते जब वो पैदा हुआ और 2-3 दिन हुआ कि चल अब खड़ा हो जा, बहुत मार्केट में कंपटीशन है, तुझे भागना है, तेरा पापा थक गया. It's a process. You cannot change it. And that's what I am saying, that inside the business, if you are thinking कि आज मैंने कुछ चालू किया और 3 महीने 6 महीने मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं चेंज कर दूंगा बिजनेस को, ऐसे नहीं होता. You have to give minimum 1 year, 1.5 or 2 years. Our ancestors said 3 years. It is a 1000 days. बट आप इतना नहीं समझो, मिनिमम 1 साल तो दो, क्योंकि जिस चीज को आप समझोगे नहीं ना उसको बेच नहीं पाओगे. सो यू पीपल आर सो स्मार्ट, बट उस स्मार्टनेस को आप थोड़ा सा फंडामेंटल के साथ कनेक्ट कर दो. दैट सफल होने के लिए प्रोडक्ट का जानना बहुत जरूरी है, मार्केट का समझना बहुत जरूरी है, और अपनी तैयारी को करना बहुत जरूरी है. अगर ये आपने कर लिया तो आप हमसे कई गुना जल्दी सफल हो सकते हैं. इसीलिए मैंने बताया कि 100 करोड़ का बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है. द इंपॉर्टेंस इज योर हैप्पीनेस. अब वो तो 10 करोड़ से भी आ सकती है भाई, राइट. पर आप अगर 100 करोड़ तक जाना चाहते हो तो ऐसी हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज होती है. क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी की. अभी आपने पोटैटो के बारे में जो सुना, अब ये पोटैटो तो एक प्रोडक्ट हुआ ना, अभी उसकी कैटेगरी में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल पकड़ो, like it must be 1,000 crore business you can develop. So sir, how you see or how you separate the peoples और that already उन लोग ने ये बिजनेस में 10 साल सर्वाइव कर लिया है, and the how you see that people कि 12 महीने या 1 साल मीन्स क्विट कर देते हैं, बहुत आसानी से क्विट कर देते हैं, और जो लोग ने ऑलरेडी 10 साल से सर्वाइव करके अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, हाउ यू सेपरेट दैट बोथ डिफरेंट पीपल्स? मैं मानता हूँ कि इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर इसके अंदर इंक्लूड है. देखिए, 12 महीने में क्विट करना कोई नहीं चाहता है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आप इतने फाइनेंशियल क्रंचेस में आ जाते हो कि आपको अब ये डिसीजन लेना पड़ता है, राइट. तो मुझे लगता है कि सबसे पहला होता है आपका सर्वाइवल पॉइंट क्या है, दूसरे नंबर पे आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट क्या है, तीसरे नंबर पे आपने जो बिजनेस चूज किया है, ठीक है, उनकी बट ऑब्वियस सैचुरेशन पॉइंट क्या है, उसके साथ साथ आप उसको किस विजन से आगे लेके जा रहे हैं,
आप उसके अंदर कितना कन्वेंशनली बिजनेस को कर रहे हैं और कितना इफेक्टिवली नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड साथ में बट ऑब्वियस कि आप मार्केट के साथ आगे जो मूव कर रहे हैं उसके साथ अपनी पेस को कनेक्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, राइट? ये बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती है। तो आई थिंक इसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता कि कोई 10 साल तक पहुंचा है तो वो क्यों, और किसी ने 12 महीने में क्विट किया तो वो क्यों, बिकॉज ये 100% सराउंडिंग और सर्कमस्टेंसेस से घिरा होता है। अभी आपको इस फील्ड में बहुत साल हो गए, इन दिस बिजनेस राइट नाउ, तो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स के साथ वर्क करा होगा, तो कभी आपको रिग्रेट हुआ है? कभी भी? रिग्रेट वर्ड थोड़ा ये मुझे लगता है कि अनअप्रोप्रिएट है। डिससेटिस्फेक्शन हुआ? हाँ बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए, मुझे स्पेसिफिकली आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि कभी भी मुझे रिग्रेट या तो डिससेटिस्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि मेरा ये सिंपल फंडामेंटल रूल है दैट जो भी आप कर रहे हो ना उसको पूरी शिद्दत से करें, और पूरी शिद्दत से बिजनेस को करना मतलब नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस को एकदम साइड में कर दो, कोई भी कमिटमेंट को ब्रीच नहीं करना है, जो बोला है वही आप करेंगे और सही इंफॉर्मेशन को बाहर तक पहुंचाएंगे। और मैंने आज तक यही किया है, और इसीलिए आज तक मेरा एक भी बायर मुझसे कभी खफा नहीं हुआ है, और मेरा कोई भी पेमेंट आज तक फंसा नहीं है, क्योंकि मैं पेमेंट टर्म के अलावा काम नहीं करता हूं। जहां पे मेरी सेफ्टी नहीं है वहां पे मैं नहीं हूं। सो देयर इज नो लालच एट ऑल, एंड अगर आप उस तरह से बिजनेस को अडॉप्ट करें तो मुझे लगता है कि रिग्रेट का कोई चांस है ही नहीं। So what is the darkest side of international trade that people are not knowing right now? एक्चुअली इसके बारे में हमने आगे ऑलरेडी बात की है, उसको डार्केस्ट साइड ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। Okay. आपको नहीं पता है कि पेमेंट टर्म क्या होना चाहिए और आपका पैसा फंस गया, डार्केस्ट साइड। कल पैसा जब नहीं आएगा ना तब आपको ये रिग्रेट फील होगा कि अगर इससे अच्छा जान लिया होता तो अच्छा रहता, राइट? पीपल आर वेरी स्मार्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको फंसाना है तो डेफिनेटली दे विल यूज काइंड ऑफ द टर्म जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा ओके ये मेरे काम का टर्म है। तो इसको छोटी छोटी बातों में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? सेकेंड, हमने ये देखा था कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हुई और आपका माल पहुंच गया और उसके बाद अगर माल वापस लेना पड़ा, अगेन द डार्केस्ट साइड। आपको ये नहीं पता था कि मेरा 2 कंटेनर का ऑर्डर था, चला गया और अभी डॉक्यूमेंट बराबर नहीं, इसलिए वापिस आया। और इसीलिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, एडुकेट अपने आप को करना जरूरी है। तीसरे नंबर पे, आपने एक्सपोर्ट किया एंड आपका पैकेजिंग प्रॉपर नहीं था, जो कि आपको नहीं पता था कि अगर इस तरह के पैकेजिंग देने से गुड्स खराब हो सकता है। और जब गुड्स वहां पे खराब मिला और आपको पता चला कि ओके मेरा कंप्लीट लॉस है, अगेन द डार्केस्ट साइड। अब देखिए, हर एक डार्क साइड जुड़ी हुई है आपकी नॉन नॉलेज के साथ। आपके पास अगर उसका नॉलेज नहीं है ना तो आप डार्क साइड पे खुद भी चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप मिर्ची एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिर्ची कितने दिनों में खराब हो जाएगा। भिंडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कितने दिनों में खराब होगा। अगर मान लो आप कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई भी प्रकार का अगर मान लो अनदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर, तो उसका पैकेजिंग कैसे करें ताकि फर्नीचर को कोई भी नुकसान ना हो। अगर ये बातें पहले से पता है तो आपका डार्केस्ट साइड ऑटोमेटिक हट जाता है, बाकी डार्क कुछ भी नहीं है इन दिस बिजनेस राइट नाउ। एब्सोल्युटली। सो हैव यू यूज्ड एआई कि आपको बहुत हेल्प करा हो फ्रॉम जीरो टू राइट नाउ? देखिए, एआई का यूज जब से एआई आया है तब से आज तक मेरा तो मोस्टली यूज हुआ है ईमेल ड्राफ्टिंग के अंदर, जहां पे चीजों को सॉल्वर करना होता है। एंड बट ऑब्वियस जब किसी को कोट करना होता है तो बट ऑब्वियस उस वक्त एआई बहुत काम आता है। जैसे कि मेरे बायर ने कुछ मुझसे मांगा है तो मैं एआई को पूछता हूँ कि इनका आंसर मुझे अगर पूरे सेटिस्फेक्शन लेवल पे देना हो तो मैं कैसे दूं, आप मुझे बताओ। तो एआई मुझे हेल्प कर देता है कि भाई आप इतने इतने पैरामीटर्स को कंसिडर करो तो पार्टी विल बी हैप्पी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगा है कि एआई का कोई खास इतना यूज इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस। नहीं, बोथ आर द सेम थिंग, नो, इट इज अ वाइस वर्सा ओनली। ओके, तो इसका कोई खास इतना यूज नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि एआई जो है ना वो क्या रिप्लेस कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। that was my next question. ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। सो मैं आपको अभी भी आंसर ही कर देता हूँ। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की मोमेंटम है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन की मोमेंटम जो एआई इजी कर सकता है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि उसको डॉक्यूमेंट बनाना मतलब ये इंस्टेंट हो गया, राइट? आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो। True. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी का काम सीएचए का है, कस्टम हाउस एजेंट का, True. जहां पे क्लियरेंस की प्रोसेस आती है, अगर गवर्नमेंट मान लो कि
सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है बराबर ऑनलाइन, तो डेफिनेटली इन दैट केस आपके लिए फिर वो शिपिंग बिल फाइल करना और बिल ऑफ एंट्री फाइल करना आसान हो जाएगा। True. तो हो सकता है कि सीएचए की रिक्वायरमेंट ना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में एआई विल डेफिनेटली डोमिनेट इन फ्यूचर, बट अदर देन दैट बहुत ही कम एरियाज हैं जहां पे एआई कुछ कर सकता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेसेस है। जहां पे फिजिकल प्रोसेसेस है वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप रोबोट को रख दो तो ह्यूमन रिप्लेस हो। True. खाली एआई से तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, सर ह्यूमन तो आपको चाहिए। वो तो रोबोट्स भी आ गए अभी तो। यस, वही मैं बता रहा हूँ, वो एक थ्रेट है कि Okay. अगर कहीं पे रोबोट आ गए तो फिर आप बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली ह्यूमन को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है कौन सी जॉब्स डिसअपियर हो सकती है इन इंटरनेशनल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 years? मोस्टली सीएचए, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। कैन यू एक्सप्लेन दैट? CHA. या आई टोल्ड दैट, सी सीएचए का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट। ओके। राइट नाउ क्या है प्रोसेस कि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो ना, तो आपको एक बंदा रखना पड़ता है जो कि आपके बिहाफ में कस्टम में क्लियरेंस का काम करता है। ट्रू। अभी गवर्नमेंट इसको एआई एम्बेडेड कर देगा तो सिंपल भाषा में क्या होगा कि आपका सीएचए क्या करता था, आपकी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालता था और उसके बेस पे कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस करवाता था। ट्रू। अभी मान लो कि गवर्नमेंट ने एआई बोट ही रख दिया, जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो अपने आप से उसको आइडेंटिफाई करके वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और आपको सामने से बोलेगा कि सर ये चीजें मैच नहीं हो रही है, तो आप इसको रेक्टिफाई करो। ट्रू। तो एक बार एआई बोर्ड बोल देगा कि ठीक है ये राइट है, तो गवर्नमेंट के पास जो डेटा गया है एकदम राइट है और आगे का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा कि उसको क्लियरेंस में ही जाना है खाली, राइट। तो फिर जो सीएचए होगा बीच में उसका काम ही नहीं रहेगा। सो मुझे ये लगता है कि कस्टम हाउस एजेंट का जो रोल है वो खत्म होने के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। सर आई जस्ट वांट टू नो कि what was the craziest decision in your life that completely changed? क्रेजीएस्ट डिसीजन तो एक ही है मेरा भाई, मैंने किया हुआ है इंजीनियरिंग True. और मैं आया हूँ बिजनेस में। So why but क्यों transformation? देखिए, in 2004 when I have taken the admission inside the civil engineering, 12th साइंस देने के बाद मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में क्या करना है। आई वॉज नॉट क्लियर बिकॉज उस वक्त इतने लोग नहीं थे आजू बाजू में जो समझा सके। तो ऐसा हुआ कि बड़े पापा का लड़का था, वो आर्किटेक्ट था, तो उसने बोला कि एक काम कर तू सिविल ले ले, मैं आर्किटेक्ट हूँ, हम साथ में मिलकर बड़ी कंपनी करेंगे। और मेरा विजन मुझे मैच लगा, बोला ठीक है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव टेकन द एडमिशन इन माय कोर्स राइट इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसे जैसे मैं कॉलेज के अंदर आगे बढ़ता गया मुझे वो फील होने लगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है, तो मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है जो मुझे मतलब आना चाहिए। तो मैंने बीच में बहुत सारी ट्राई भी की कि उसको मैं थोड़े अपने इंटरेस्ट पे लेके आऊं, बट हो नहीं पाया। फाइनली इन 2008-9 आई गॉट आइडिया दैट आई वांट टू वी कैन से होवरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड देन थोड़ा इधर उधर का रिसर्च करके पता चला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द काइंड ऑफ बिजनेस। तो वो बीज जो 2008 में लगा था वो 2011 में मतलब फूटा। और 2011 में मैंने उसके ऊपर वर्कआउट रिगरस काम चालू किया एंड देन 2012 में मैंने अपनी कंपनी का सेटअप किया। तो ये मेरा पर्सनली इंटरेस्ट जो था मुझे इस तरफ खींच के लेके आया एंड फिर मेरा डिवोशन इनसाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, राइट, कि ये कैसे होता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करना ही है, मुझे दुनिया घूमनी है। एंड इन दैट वे इट्स बीन स्टार्टेड। Sir, right now you are 38. I'm not wrong. 39. 39. Okay. So, give me to yourself. आप एक means आप एक अपने आप को एक मोटिवेट करो to the 25 years old अमित मुलानी। Okay. आप क्या उसको बोलना चाहोगे? And right now you are 39. 9. So क्या उस 25 years अमित मुलानी? Let me just go with it. Okay. So I am conversing with Mr. Amit. Okay. Yes, he is 25-year-old. So I must say that, hey Amit, पहले तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपने अपना मास्टर भी किया हुआ है, आप थोड़ा आराम से और पेशेंस के साथ अपने आप के साथ बैठो। Okay. अपने आप के साथ 1 घंटा बात करो और पहले समझो कि आप हो कौन, आपकी एबिलिटीज क्या हैं और आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। Sure. एक बार वो आंसर मिल जाए ना तो उसके बाद आप अपना पैशन ढूंढो, उस पैशन के अंदर इतना डूब जाओ कि बट ऑब्वियस आपको दुनिया की कोई और चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। आई मस्ट टेल यू मिस्टर अमित दैट यू विल बी सक्सेसफुल आफ्टर द 30 years।
ये मेरा पर्टिकुलर सजेशन है कि आप दो चीजें खाली करो, एक अपने आप से बातचीत करो और अपने आप के टैलेंट को ढूंढो, या तो अपने आप की जो एबिलिटीज है ना उसको बाहर निकालो, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड दूसरा, उस एबिलिटीज को ध्यान में लेते हुए किसी भी एक चीज को पकड़ो एंड उसके अंदर इतना डूबो कि वो चीज आपको आपकी लाइफ के अगली स्टेज में आपको सफल करके ऐसे छोड़ दे जैसे कि आप रिटायर्ड हो। और मैं ये बिल्कुल बिलीव करता हूँ जुगल कि जो आज की डेट में जेंजी है ना, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन बी सक्सेसफुल सो फास्ट एंड दे कैन बी रिटायर्ड सो फास्ट, बिकॉज आपके पास दुनिया बहुत फास्ट पेस में मिली है एंड सफलता भी इतनी फास्ट पेस में मिल सकती है। थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जो इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए। तो मैंने क्या है, लाइफ के जो वी कैन से इयर्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरी सोच है, तो मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग को 20 से 30 में अपने आप को इतना डिवोट करना चाहिए अपने काम के अंदर या सीखने के अंदर कि आप बाकी सब भूल जाओ। 30 साल के दौरान मुझे क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उन 30 सालों में आपने अपने आप को एडुकेट कितना किया और अपने आप का टैलेंट कितना बढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको हम बोलते हैं वी कैन से खुद का डेवलपमेंट करना एंड एक्सपर्टीज को लाना, राइट, किसी भी एक चीज में। देन 30 to 40 ईयर वो जो एक्सपर्टीज आप में डेवलप हुई है ना, उनको बिजनेस में कन्वर्ट करना और पैसा कमाना। और 40 to 50 में अब बिजनेस को ऑटो मोड पे डालना एंड उसके बाद वर्ल्ड टूर करना। बिकॉज नाउ एट द 40 यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ चाइल्ड जिनका एज तकरीबन अगर मैं मानूं तो 10 साल के आजू बाजू होगा। अगर 2-3 चाइल्ड है तो नियर अबाउट, राइट। यू हैव अ मदर एंड फादर, नाउ दे आर रिटायर्ड एंड अब आपका पैसा जो आप कमाए हो ना उसको खर्च करने का एकदम प्रॉपर टाइम। फिर अगर आप 40 to 50 के अंदर भी काम ही करते रहे तो मुझे लगता है वो पैसा कमाने का फायदा नहीं निकलेगा। सो नाउ यू कैन एंजॉय, बट बाय व्हाट वर्च्यू इट इज सेइंग दैट आपको उसके लिए ऑटोमाइजेशन की सोच को पहले से डेवलप करके सिस्टम के अंदर डालना शुरू करना है जब आप बिजनेस को ही एनरोल कर रहे हैं, राइट। और अगर इन 3 फेज को आपने कॉमनली और अच्छे से पास कर लिया, then I think you will be the successful person in the universe. So you are telling that कि 40 साल की एज में लोगों को जितना कमाना है वो कमा लेना चाहिए। Absolutely. फिर रिटायर होके भी, अगर रिटायर नहीं भी है, बट 40 के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। Absolutely. So, Absolutely. बट ये थिंकिंग ऑफ कोर्स जेंजिस में नहीं है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग अर्निंग एट 25 और आफ्टर 25। Yeah. क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि लोग 25 मैक्स या मिनिमम बोल सकते हैं, वहां से तो स्टार्ट करते हैं अर्निंग करना। तो हाउ दे कैन 40? No, that's what I'm saying ना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि 40 तक तो वो बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे? नहीं, ओके, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं समझा आपकी बात। तो फिर मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि 25 पे अर्निंग चालू करना ये प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि 25 पे आपने जो अर्निंग चालू किया है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से नहीं है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग दे सकता था। प्रॉब्लम ये है, आपने 25 पे एक बिजनेस चालू किया, लेट्स सपोज कि आपने कपड़े का बिजनेस चालू किया। 2025 या 2026 पकड़ लो, आपने चालू किया, आपने 3 साल उसको चलाया और फिर आपने उसको बंद करके अब नया बिजनेस चालू किया, लेट्स सेल दी वी कैन से फ्रूट डिश। ओके, अभी आपने उसको 2 साल चलाया, आपको लगा कि स्केलेबल नहीं है, आपने बंद कर दिया। फिर आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मशीन डालते हैं और कपड़ा बनाते हैं। आपने वो भी कुछ साल चलाया, फिर आप में मजा नहीं आया उसको करने के साथ साथ और आपने उसको चेंज कर दिया। आई एम सेइंग दैट कि आपको 20 to 30 के बीच में ये डिसाइड कर लेना है कि यही वो चीज है जिनके अंदर मेरा पैशन है। ओके, और जब आप 20 to 30 में ये डिसाइड कर ले, और ये करना बहुत आसान है, अगर आप फोकस काम करें और अपने दिमाग को इस लेवल पे ट्रेन कर दें तो 20-30 इन बिटवीन यू विल आइडेंटिफाई इट। नाउ आई एम सेइंग 31 to 40 व्हाट यू हैव टू डू, जो आपने पकड़ा है उसको इतना डेप्थ में लेके जाओ, उसको इतना नर्चर करो कि आने वाले टाइम में आप 10 साल के अंदर उसको ऑटो मोड पे डाल दो। दैट इफ यू आर देयर और नॉट, देयर इज नो डिफरेंस। आप नहीं भी है, आपकी कंपनी पैसा कमा रही है। एंड आई हैव मेट
विथ मैनी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ये किया हुआ है अपनी 40s पे, दे हैव बीन रिटायर्ड लिटरली। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक 25 की एज पे है तो आपके लिए पॉसिबल हाईली है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40 से 50 में काम नहीं करना है। 40 से 50 में आप उस लेवल पे रिटायर्ड हुए हो कि आप चाहते हो कि मैं मेरी फैमिली के साथ अगले 10 दिन 15 दिन या 1 मंथ के लिए वर्ल्ड टूर पे जाओ, तो आप जा सके, ऐसी आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को इतना एनग्रॉस कर दो कि फैमिली के लिए टाइम ही ना मिले, क्योंकि मैं मानता हूं कि लाइफ में सफलता आपकी फैमिली की खुशी पे है। और फैमिली जो जहां पे खुश हो रही है ना, वो चीजें आपको उनको देनी होगी। फिर आप खाली काम को सफलता मानते हैं तो ये सफलता मैं नहीं मानता और नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपके फैमिली में आपके पीछे 4 से 5 लोग हैं जो आपकी हैप्पीनेस के साथ जुड़े हैं। अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो वो खुश है, आपके चेहरे पे उदासी है वो उदास है। सो आपके चेहरे पे खुशी तब आती है जब अल्टीमेटली आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन लेवल पे सफल मानना चालू करें और ऑटो मोड पे डालो। I just want to ask you that if how can you see that people who are from rich family background and the salary background and both in business, so how you describe both? आप कैसे करते हो? अगर कोई बिजनेस ओनर है, रिच फैमिली बैकग्राउंड है, एंड अनदर वन इज इन मिडिल क्लास फैमिली हु इज सैलरी पर्सन, सो और दोनों सेम बिजनेस फील्ड में, सो हाउ यू डिस्क्राइब देम? कौन सबसे ज्यादा वो होगा, सबसे ज्यादा तेज होगा इन बिजनेस राइट नाउ? बेसिकली मेरा ये मानना है कि देखो, रिच अगर बिजनेस क्लास से कोई आया है या तो रिच फैमिली से आया है तो उसका माइंड सेट जॉब वाले से तो डेफिनेटली शातिर होगा। बिकॉज वो अगर अपने फादर को रिच ऑलरेडी मतलब देख रहा है तो उनकी टैक्टिक भी उसके अंदर होगी, वो उसके बिजनेस को समझता भी होगा और पापा क्या करते हैं उसको पता होगा। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली द आंसर इज एब्सोल्युटली रिच फैमिली पर्सन की जो बिजनेस में आता है उनकी सफलता के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर या यू कैन से दैट 5 to 7% केसेस जहाँ पे किसी ने इतने सालों की जॉब की है और वो हर चीज को अच्छे से जानता है और वो अगर वो एक्सपीरियंस को लेके बिजनेस में आए तो उनका सफल होने का चांस भी और बढ़ जाता है। सर, बट इफ समवन इज इन मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एंड they want to handle all the financial family background, so how they can come and they think like a rich family background? Yep, absolutely। देखिए, वो रिच फैमिली बैकग्राउंड के जैसे कैसे सोच पाएंगे वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो उनको ये एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो जो उनके पास है नहीं। हम उसको अगर एक बार साइड में रखें तो देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना ये कोई गलती नहीं है। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे जहां से आप चीजों को सीखे हो, राइट? True. पर आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड सर्कमस्टेंसेस को बट ऑब्वियस वर्कआउट करते हुए आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के धंधा करे तो ही धंधा चालू होता है। True. आप जो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो जॉब, वो जॉब करते करते भी आपका 1 या 2 घंटा देके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जरूरत है सबसे पहले अपने आप को एडुकेट करने की, दैट ये बिजनेस होता कैसे है, इनके फंडामेंटल्स क्या है। अगर ये क्लियर है तो मैं बोल सकता हूँ जॉब पर्सन भी ये कर सकता है, बिकॉज आई एम द बेस्टेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। आई हैव डन जॉब इन द इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम 2011 to 2017। इस टाइम पे मैंने अपना बिजनेस भी चालू किया, अपने पार्टनर्स को फाइनेंशियली फ्री किया एंड लास्ट में मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ एंड देन आई came across with the full time business and was earning decent money, ताकि मेरा जो जॉब से आता था उससे मैं ज्यादा कमा लेता था। So that's what the journey. You have to manage it yourself, but अपने टेम्परामेंट को फोकस करके और अपना टाइम थोड़ा थोड़ा देखे। Sir, before ending this podcast, I just want you to tell me or our audience who are watching you right now, tell me that if someone wants to come in business but they are so confused right now that how many years I have to survive, मैं कैसे आ पाऊंगा बिजनेस में जब मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं, so how much I want to invest in monies or in time, so they are confused right now and they are watching you right now. Just tell them one sentence that they can achieve what they want to do.
ओके, सो वन सेंटेंस में तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको मेरी जर्नी के जो एक्सपीरियंस है उससे बताता हूँ. आप लाइफ के कोई भी स्टेज पे है ना, सबसे पहला मैंने बताया उस तरह से आप अपने साथ बैठिए, अपनी जो इनसाइड एक्सपर्टीज है ना उसके ऊपर थोड़ा काम करना चालू करिए और ढूंढिए कि आपकी सबसे अच्छी एक्सपर्टीज क्या है. जैसे कि मेरा सबसे अच्छा एक्सपर्टीज था सेल करना, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि लोगों को बातें और चीजें कैसे बेचनी है. मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को चूज किया और मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चालू किया. ठीक है, अब मेरा सेकेंड टास्क ये है कि मुझे जिस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है मैं उनका पूरा नॉलेज लूं. एंड सो मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किया था फ्रॉम अहमदाबाद, एंड डेफिनेटली इसने मुझे बहुत सारा वैल्यू एड करके दिया जब मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में आया. पर तब इतना अच्छा नॉलेज नहीं मिलता था जितना कि आज की डेट में अवेलेबल है. तो डेफिनेटली इन दैट केस मैंने वहां से जो एडुकेट अपने आप को किया उसने मुझे थ्रस्ट दिया बिजनेस के अंदर फंडामेंटल्स को क्लियर करना और उसके ऊपर काम करने के लिए. सो डेफिनेटली आई मस्ट से दैट कि आप उसके बाद अपने आप को एडुकेट करें. एंड फिर थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही चीज को फोकस करें, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करें और उसके अंदर इतना उतर जाए कि जब तक आप उसमें प्रो लेवल पे ना आ जाए तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं. एंड बिलीव मी, आप चाहे दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एक बार आपने उसके अंदर उतरना चालू किया और पूरे डेप्थ के साथ अंदर उतरे ना, आपको उसमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता. ये मेरी गारंटी है, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम एक ही है, दैट हम कंटिन्यूअसली बिजनेस बाय बिजनेस जंप लेते हैं, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जंप लेते हैं. चूज वन कैटेगरी, मूव अहेड इनसाइड दैट कैटेगरी, एंड डेफिनेटली जब आप प्रो लेवल पे उसके ऊपर काम करेंगे, सफलता आपको खुद से सामने दिखना चालू हो जाएगी. और ये मेरी लाइफ स्टोरी का मैं जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ. Sir, I just want to tell you genuinely, this conversation is very helpful for me as well as for audience, because business सीखना और business जानना, और वो भी आप जैसे सक्सेसफुल इंसान के सामने, आपके सामने बैठना और आपसे बातें करना, दिस इज समथिंग डिफरेंट. जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू कि आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और शायद मैं भी एक छोटी सी एज में बिजनेस ओनर हूँ या खुद का प्रोडक्शन रन करता हूँ. सो ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प होगा, एंड आई हैव राइट सो मेनी नोट्स राइट नाउ. सो मुझे बहुत हेल्पफुल होगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, आप जितना तो नहीं, शायद आपसे कम या आपसे ज़्यादा, वो मुझे नहीं पता, बट सक्सेसफुल होऊंगा, दैट्स डेफिनेटली. और अगर सक्सेसफुल हो गया, आई विल कॉल यू बैक जेन्युइनली. थैंक यू सो मच जुगल फॉर दिस. एंड एक लास्ट में बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो भारत उड़ान मिशन यस एंड अमित मुलानी एंड टीम, बराबर आपको पता है कि True. हम लोग ये मिशन इसलिए चला रहे हैं ताकि हम सच्चा और अच्छा नॉलेज लोगों तक पहुंचा पाए. ट्रू. सो हम जो ऑफलाइन कोर्स करवाते हैं वो सूरत में सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और True. इंडस्ट्री में करवाते हैं, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट चैम्बर है. एंड हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेस पे भी कोर्स है. ट्रू. तो डेफिनेटली आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो और आप ये अगर देख रहे हो और आप चाहते हैं इस बिजनेस को पहले सीखे और समझे, तो मैं अमित मुलानी अपने आप से ही ये कोर्स करवाता हूं ताकि लोगों तक मैं सच्ची बातें लेके जाऊं. True. तो आपको ये बिल्कुल होगा कि क्या मैं खाली ट्रेनर हूं, बट मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पिछले 14 सालों से हम लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, और 10 सालों के जर्नी के दौरान ये पेशेंस के साथ मैं अल्टीमेटली लोगों के पास पहुंच रहा हूं, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन को पास पहुंचे. आई एम सिंसियरली सेइंग दैट आप मेरे से कोर्स करो या किसी और से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस बिजनेस को सीखो. एब्सोल्युटली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम में. आप अपने आप को जब एनग्रोस करेंगे किसी भी कैटेगरी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके, यू विल फाइंड आउट दैट अ वर्ल्ड इज अ ह्यूज मार्केट एंड स्काई इज द ओनली लिमिट. ये बात मैं आपको एक फिगर के साथ बताता हूं. 2020 में इंडिया का एक्सपोर्ट था तकरीबन 20 लाख करोड़. 20 lakhs करोड़. हाँ, जबकि 2025 में पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट था 39 लाख करोड़. 19 lakh करोड़. वैल्यू एडिशन ओनली इन द 5 years. आप सोचो कि 73 ईयर की जर्नी में हम 20 लाख करोड़ पे पहुंचे थे. पिछले 5 सालों में हमने उसमें वैल्यू एड किया 19 लाख करोड़ का. आप इंपोर्ट का भी देखो, ऐसा ही हाल है.
इंपोर्ट में हमने 33 लाख करोड़ का वैल्यूएशन किया है पिछले 5 सालों में. What? It means I'm not ऐसे ही saying that कि boss you can be a करोड़पति. It is not a hypothetical thought. This is the truth of this business. But keep in your mind that समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकल बिजनेस की तरह नहीं होता कि करते जाएंगे तो आता जाएगा. इसको पहले सीखना पड़ेगा एंड फिर करना है, ताकि आपको कोई चीट ना कर पाए, आप गलत डायरेक्शन में ना जाए और आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स को लेके दुनिया भर में अपना मार्केट बना पाए. So, and before ending this, just give me one advice and that I can do in my life or in next 5 years or 10 years. Tell me one advice that I can do better in my life. देखिए, बिजनेस के रिगार्डिंग में ये एडवाइस बिल्कुल देना नहीं चाहूंगा, anything. बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी गुड एंड मैं सबके लिए बोलता हूँ, मेरा एक ही एडवाइस है, जो भी काम करो ना उसमें खुशी महसूस करो. True. अगर खुशी महसूस नहीं हो रही है ना, तो आप याद रखो कि आप गलत ट्रैक पे हो. मैं बात ये कर रहा हूँ कि काम करने में खुशी महसूस होना. True. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम करते करते डिमोरलाइज हो जाना, ये गलत है. डिमोरलाइज होना वाजिबी है, बट जो काम कर रहे हो उसमें खुशी नहीं मिल रही है ना, तो आप गलत काम कर रहे हो. ये मेरा मानना है. True. सिंपल. So thank you so much. अब आपने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे और बहुत सारे ऑडियंस को. तो थैंक यू सो मच, आप आए. एंड गॉड ब्लेस जुगल, आप you ये so काम आगे करते रहो. थैंक यू. आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दैट लोगों को ये सारी बातें बता रहे हो, और आपकी इतनी छोटी एज में अपनी इनिशिएटिव लिया. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. आई मस्ट से दैट कि आने वाली आपकी जर्नी जो है वो डेफिनेटली बहुत ही सुखदायक एंड लाभदायक होगी, क्योंकि जिस तरह का आपका पैशन एंड डेडिकेशन है. गॉड ब्लेस थैंक यू. एंड बी ऑलवेज हैप्पी माय फ्रेंड. Thank you. थैंक यू. अगर आपने यहाँ तक हमारा पूरा पॉडकास्ट देखा है और आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू सो मच.